नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं ताबिश हुसैन, शारिक हमारे साथ मौजूद हैं और खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि भारत में भी कोरोना के नए जो यूके वाला स्ट्रेन है उसकी दस्तक देखने को मिल रही है। देश में कोरोना स्ट्रेन से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर अब 20 हो गई है। मंगलवार को यह संख्या सिर्फ 6 थी। हाल के दिनों में ब्रिटेन से आए 107 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 20 के रिपोर्ट में ये नए स्ट्रेन के लक्षण दिखाई पड़े। खबर यह भी है कि ब्रिटेन से लौटी एक महिला ट्रेन से हैदराबाद पहुंची, उसमें भी नए लक्षण देखने को मिले। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे शरद के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, पहला सवाल तो यह था कि इस तरह के स्ट्रेन की तादाद बढ़ती जा रही है, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, इससे निपटने की क्या तैयारियां हैं? दूसरा, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल था कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन आ रही है वो इस स्ट्रेन से भी कारगर होगी, लेकिन सवाल यह है कि जो आई नहीं और जो स्ट्रेन नया है उसको लेकर इस तरह की कही गई बात पर कितना भरोसा किया जाए? क्या सिर्फ ये इसलिए कह दिया गया ताकि किसी तरह का पैनिक ना हो? देखिए, पहले मैं तैयारियों के बारे में बता दूं तो जहां तक तैयारी की बात है तो ये जो नतीजे आ रहे हैं ये तैयारियों की वजह से ही आ रहे हैं कि एयरपोर्ट पर लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया पैसेंजर्स का, और जो पिछले कुछ दिन में पैसेंजर्स आए हैं उनको भी टेस्ट किया जा रहा है। और अब तो सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कह दिया गया है। पहले सिर्फ यूके के लिए कहा गया था, लेकिन अब सभी इंटरनेशनल पैसेंजर जो पिछले 14 दिन में यानी 9 से 22 दिसंबर के बीच में आए हैं उन सबका आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के आदेश दिए गए हैं कि अगर सिम्टोमेटिक हैं और एसिम्टोमेटिक हैं तो फॉलोअप करके 5वें और 10वें दिन उनका जो है आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। तो ये है कि पता लगाया जाए कि किस रेंज में ये जो नया स्ट्रेन है हमारे यहां आ गया है। जो कल तक जानकारी दी थी स्वास्थ्य मंत्रालय ने वो ये थी कि 33,000 लोग जो हैं वो आए हैं अभी तक। जो टाइम फ्रेम तय किया था 33,000 लोग आए हैं। उसमें से 114 जो संक्रमित पाए गए थे उनमें से ही अभी 107 लोगों के सैंपल प्रोसेस हुए हैं और उसमें से 20 लोग जो हैं संक्रमित पाए गए हैं। तो इनको अलग आइसोलेशन में रखा जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि क्वारंटीन किया गया है। जो इनके 3 लोग पीछे बैठे होंगे प्लेन के अंदर, 3 आगे बैठे होंगे, तो ये इनको भी क्वारंटीन किया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात की जा रही है शारिक इसमें कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम कर रहे हैं, लेकिन सवाल इसमें यह उठता है कि जैसे आपने एक महिला का जिक्र किया जो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरी थी और हैदराबाद गई ट्रेन से, तो पहली बात तो ये चूक कैसे हो गई कि कैसे एयरपोर्ट से कोई ऐसे व्यक्ति निकल गया जिसको बाहर नहीं निकलना है, और जब वो ट्रेन में गई होंगी तो कितने ही ऐसे लोगों से मिली होंगी जिनको वो नहीं जानती हैं, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इनकी कैसे होगी? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। हालांकि ये कहा जरूर जा रहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, राज्य ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। दूसरी बात आपने वैक्सीन की कही, तो वैक्सीन के बारे में जो जानकार भी हैं और जो सरकार है वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाती है शरीर के अंदर, और अलग अलग तरह के जो ये कहा जाए कि एलिमेंट्स होते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनकी वाइड रेंज जो है वो बढ़ाती है। तो उसके आधार पर सरकार ये कह रही है कि अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन हमें इसमें यह भी ध्यान रखना है कि सरकार यह कह रही है कि अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये जो नया स्ट्रेन है इसके ऊपर वैक्सीन कारगर नहीं होगी। हमें यह भी समझना चाहिए कि सरकार है, सरकार को एक भरोसा जरूर बनाए रखना होता है, लेकिन अभी तक हमें यह भी कोई प्रमाण वाकई में नहीं मिले हैं जिसके आधार पर हम ये कह दें कि नए स्ट्रेन के खिलाफ जो है जो वैक्सीन है वो कारगर नहीं होगी। जी, तो पहले जब वैक्सीन आएगी तो उसका असर देखने को मिलेगा कि वो कितना असरदार होती है, कितना कारगर होती है। लेकिन अभी तो चुनौती ये है कि इस वायरस के फैलाव को कैसे रोका जाए। अब नया स्ट्रेन मिला है, उसको भारत तक वो ना पहुंचे इसके लिए तमाम तरीके के एहतियात किए गए। आपने बताया कि जो यात्री आए उनके आगे पीछे के लोगों को भी आइसोलेशन में रखने की बात की गई, सबके टेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो महिला ट्रेन में सफर कर चुकी हैं, और भी ऐसे मामले थे जहां अस्पताल से लोग बाहर चले गए बिना बताए, अब ये तमाम जो कोशिशें की गई ये कितनी कारगर होंगी इसके फैलाव को रोकने? देखिए, अब ये जो समय चल रहा है अब ये एनालिसिस का चल रहा है। आपको याद होगा जब हम एक हफ्ते पहले बात किया करते थे, 21 दिसंबर को जब हम बात कर रहे थे, तो हमने वाकई ये इस बात की प्रशंसा की थी कि सरकार तुरंत जागी और उन्होंने यूके से आने वाली फ्लाइट जो हैं वो तुरंत बंद कर दी। लेकिन अब जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरह की ये दिख रहा है कि किस तरह से ढिलाई भी इसमें देखने को मिल रही है, तो ये सवाल भी उठ रहे हैं साथ में ताबिश कि कहीं हमने देर तो नहीं कर दी है, क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है ये कोई दिसंबर में नहीं आया है, ये सितंबर में आना
शुरू हो गया था और उसके बाद से ही मामले लगातार बढ़ते बढ़ते चले गए और दिसंबर में बिल्कुल हल्ला मच गया। तो एकदम से तो नहीं आया, तो कहीं यह सवाल भी उठ रहा है कि कहीं देर तो नहीं कर दी है। लेकिन हां, यह भी बात सही है कि एक सरकार को बहुत सारी चीज सोचनी होती है, इंटरनेशनल रिलेशन सोचने होते हैं, बिजनेस सोचना होता है, यह भी सोचना होता है कि जिस देश से की फ्लाइट बैन करने जा रहे हैं उसी देश का जो प्रधानमंत्री है वो हमारे यहां 26 जनवरी पर मेहमान बन के आने वाला है। तो यह चर्चा साथ में चल रही है। तो अब यह एनालिसिस का समय है। अभी यह हमें जरूर बताना होगा कि ये जो लोग हैं ये यूके रिटर्नी है, यानी ब्रिटेन से अभी आए हैं। तो अगर इनके लेवल पर ही यह मामला रुक जाए और कोई संक्रमित ना हो इनके संपर्क में आने वाला, तो भी काफी हद तक हमें लगता है कि स्थिति काबू में आ सकती है। लेकिन अगर दूसरों में फैलना शुरू हो जाए तो फिर तो ये तो वायरस जो है वो फैलने वाला तो है ही, भले ही ज्यादा गंभीर ना बताया जा रहा हो। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोशिशें जारी हैं कि जो लोग भी संक्रमित पाए गए हैं इस नए स्ट्रेन से उन तक पहुंचा जाए, उनको आइसोलेट किया जा रहा है। लेकिन हाँ, उनके संपर्क में आए लोगों तक पहुंचना भी एक चुनौती है, उसके लिए भी कोशिशें जारी हैं। और इसको रोकने के लिए तमाम तरीके के एहतियात भी किए गए और वजह यह भी कि कहीं हम उस स्थिति में ना पहुंच जाएं जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी, कि फैलाव एक बार फिर से आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि यूके में काफी तेजी से मामले बढ़े हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि प्रयागराज में 10 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले में कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी किया गया है। कुंभ के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें पिछले साल करीब 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। इस बार 61 दिन चलने वाले इस मेले को करवाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। महामारी की मुसीबत के बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला फिर प्रयागराज में संगम के तट पे होने वाला है। संगम के तट पे 650 हेक्टेयर जमीन पे इस बार ये 61 दिन चलेगा। 80 हेक्टेयर जमीन पे स्नान के लिए घाट बनाए जाएंगे। लाखों लोगों के इस हुजूम से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना कोविड काल का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए बड़े इंतजाम किए गए हैं। 24 एंट्री पॉइंट पे कोरोना का टेस्ट होगा। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही कल्पवास कर सकेंगे। हर कल्पवासी का हर हफ्ते कोरोना टेस्ट होगा। संतों के कैंप में रहने वालों की तादाद तय होगी। संतों के कैंप में हर हफ्ते कोरोना टेस्ट होगा। संत के कैंप में कोरोना मिला तो कैंप बंद होगा। 300 डॉक्टर मेले में तैनात रहेंगे। जिन लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस आयोजन से जुड़ने के विषय में विचार करें। मेला प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं करवाने की अपनी पूरी रणनीति बनाई है। हमारी ओर से सारी सुविधाएं सभी श्रद्धालुओं को यथावत उपलब्ध कराई जाएंगी। माघ मेले में कल्पवासियों की एक अलग दुनिया होती है। ये पूरे मेले में रहते हैं। पिछली बार 1,36,000 लोगों ने कल्पवास किया था। इस बार ये पूरे 61 दिन यहीं रहेंगे। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग होते हैं जो मोक्ष की चाह में कल्पवास करते हैं। इस बार उनसे घर में कल्पवास की अपील की गई है। जितने भी टेंट लगाए जाएंगे वो दूरी पर लगाए जाएंगे। जो हमारी बूढ़ी माताएं हैं उनसे निवेदन है, यदि आप कल्पवास करती हैं तो इस बार निवेदन के साथ कह रहा हूं कि यदि अपने घर में ही कल्पवास करो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोरोना काल ज़्यादातर हमारी वृद्ध माताओं को ही खतरा रहता है। संगम के तट पे प्रमुख स्नान के दिन बहुत बड़ा हुजूम उमड़ता है। इतने लोग महामारी के बीच कैसे स्नान करेंगे, ये बड़ी चुनौती है। इस बार 6 प्रमुख स्नान 10 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 16 फरवरी को बसंत पंचमी, 27 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा। कोविड के अलावा उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा चैलेंज है। पूरे मेले की CCTV की निगरानी होगी, ड्रोन भी रहेंगे और हेलीकॉप्टर पीक डे के दिन हेलीकॉप्टर से भी निगरानी होती है। हम लोग शासन से आग्रह करेंगे कि वो हमें पीक डे के दिन, जिस दिन मुख्य स्नान पर्व होते हैं, उनमें हमें हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराएं। आस्था के आगे इंसान जान का खतरा अक्सर भूल जाता है, लेकिन इतने बड़े हुजूम में हर किसी को ये समझना पड़ेगा कि अगर जान रहेगी तभी धर्म का भी पालन कर सकेंगे। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। सरकार और आंदोलन कर रहे संगठनों के बीच ठहरी हुई बातचीत आज फिर से शुरू होगी। वहीं प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने कहा है कि चर्चा केवल 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीकों और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने पर ही होगी।
इस बीच केंद्र और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों की इस बैठक में आज होने वाली किसानों से जो बातचीत होनी है उसमें सरकार के रुख को लेकर चर्चा हुई है। कृषि मंत्री तोमर, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसानों के साथ वार्ता में केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आपको सुनाते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का किसानों के आंदोलन पर क्या कहना है। किसान को लेकर इनसेंसिटिव होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है, मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि जो तीनों यह बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। अब इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है। लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है। जब कोई व्यवस्था, मैंने पहले ऐसा था ही नहीं, व्यवस्था चली आ रही थी। और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने ऐसे वचन से मुकर कैसे जाएंगे। लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी तरह की अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त है। जो हम कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए तर्कों के साथ। और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं